Hi guys, and welcome back to another video of Economics on your tips। तो वालेकुम, आज हम करने वाले हैं नेशनल इनकम के कुछ बेहतरीन से बेसिक फॉर्मूले। आपने अब तक इन फॉर्मूले को कई बार देखा होगा, कई बार पढ़ा होगा और अब तक शायद आपको याद भी हो गए होंगे, पर आज हम उन फॉर्मूलों को याद नहीं कराएंगे क्योंकि हमारा मानना है कि अगर आप कोई चीज याद करते हो तो समय आने पर उस चीज को भूल जाते हो। कर्ण का श्राप आपको भी लगेगा, ठीक है? तो पर अगर किसी चीज को हम समझ लेंगे तो उसको भूलने का तो ऑप्शन ही नहीं आता। तो इसलिए आज हम इन फॉर्मूले को एक्चुअल में समझेंगे कि ये बनते कैसे, और एक ऐसा जुगाड़ बताएंगे जिससे अगर आप एंड मोमेंट पे फॉर्मूले को भूल भी गए तो भी इंस्टेंटली विद इन अ सेकेंड आपको इस सारे के सारे फॉर्मूले याद आ जाएंगे। कैसा है वो जुगाड़, क्या है वो जुगाड़, जानना है तो चलिए शुरू करते हैं। आज से 2 साल पहले मैंने ये वॉच आईफोन नहीं, एप्पल की सीरीज 6 वॉच हमने खरीदी थी अमूमन 45,000 रुपए में। किधर लिखे, इधर ही लिखते हैं, चलो कितने में खरीदी थी? 45,000 रुपए में। कितना? 2 इयर्स बैक। आपको पता है तब ये घड़ी बिल्कुल नई थी, बिल्कुल शानदार थी, ऐसे बढ़िया से पैक में आई थी। ये इसके जो दोनों ये हैं, क्या कहते हैं इसको, साइड के, ये भी अलग अलग आए थे और बढ़िया से चमकती हुई आई थी इतने बड़े डब्बे में, जिसमें घड़ी का वजन डब्बे के वजन से भी काफी कम था। बढ़िया सी थी। पर मान लीजिए अब 2 साल बीत चुके हैं, मान कर लीजिए सही में बीत चुके हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये घड़ी, सिमिलर घड़ी, सेम घड़ी मैं आपको देता हूं, लीजिए, आप इसके कितने लेंगे? तो आप मुझे बोलेंगे सर देखो 2 साल हो गए हैं, तो चलो आपकी इज्जत का ख्याल रख के हम आपको 25,000 रुपए दे देते हैं। इससे ज्यादा तो कोई नहीं देगा। इससे ज्यादा कोई दे रहा है तो मुझे बता देना, कमेंट में लिख देना, ले जा, आज ही ले जा, मैं नहीं ले लूंगा। तो एक बात बताओ, जब मैंने 45 की ली और आज भी बाजार में इसी की एप्पल की सीरीज 6 वॉच की कीमत 45 ही है, तो आप मुझे 25 क्यों दे रहे हो? तो आप बोलोगे सर इसकी सिंपल सी वजह है कि 2 साल से आप इस घड़ी को यूज कर रहे हो, पुरानी हो गई है, सेकेंड हैंड हो गई है, थोड़े बहुत स्क्रैचेस भी हमें दिख गए हैं फोटो में, तो सर इसकी कीमत कम होगी। मैंने कहा क्यों कम होगी? बोले सर आप कॉमर्स वाले हो या नहीं हो? कहे तो सर 2 साल जब आपने किसी चीज को इस्तेमाल करा, उसकी वैल्यू में जो डिक्रीमेंट आया वो कहलाता है सर उसका डेप्रिसिएशन। मैंने कहा यार क्या बात है, ये तुझे पता है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल पता है, पर ये एग्जाम्पल मैंने आपको डेप्रिसिएशन समझाने के लिए नहीं दिया। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ताकि आप ये समझें कि ये 45,000 इसकी ग्रॉस वैल्यू है और ये 25,000 इसकी नेट वैल्यू। क्या आप ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू का मतलब समझ गए? जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो खरीदते समय उसकी जो कीमत होती है, द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज इज नोन एज इट्स ग्रॉस वैल्यू। ये जो लाइन मैंने बोली है यही सामने यहां पर लिखी है और ये एग्जैक्ट सेम लाइन अपने बोर्ड एग्जाम में देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चाहो तो रेफरेंस में लिख देना, फ्रॉम द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। छोटा पैकेट बड़ा धमाल, ठीक है? अमेजोन पे मिल जाएगी, जिनको चाहिए ले लेना, अगर स्टॉक में मिल जाती है तो, ठीक है? तो अगर ग्रॉस वैल्यू की बात करें तो खरीदते समय जो उसकी वैल्यू थी वो उसकी ग्रॉस वैल्यू कहलाती है, और आज की तारीख में प्रेजेंट डे पे उसकी जो वैल्यू है वो उसकी नेट वैल्यू कहलाती है। और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, यानी 45,000 और 25,000 के बीच का डिफरेंस, ये मैंने नहीं, ये आपने ही बताया है कि ये क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। जब हम डेप्रिसिएशन वर्ड के बारे में सुन रहे हैं तो ज्यादातर लोगों को पता है क्या होता है डेप्रिसिएशन। आप अकाउंट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, पर जो आर्ट्स लेकर इको पढ़ रहे हैं मैं उनको समझा देता हूं, 1 मिनट का टाइम लगेगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब किसी भी चीज को हम यूज करते हैं तो यूज करने से या समय के साथ उस चीज की वैल्यू में गिरावट आ जाती है और उस गिरावट को हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। जब हम इको में डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं तो बेटा डेप्रिसिएशन के कुछ और नाम भी हैं, ये आपको याद नहीं करने हैं, बट हाँ इतना जरूर देख लेना है कि अगर आप जीवन में कभी भी ये नाम देखो तो आपको इतना समझ में आ जाए कि जनाब ये डेप्रिसिएशन है। जैसे करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। पूछेंगे नहीं आपसे कि 2 नाम 3 नाम बताइए डेप्रिसिएशन के, पहली क्लास में नहीं है आप। और जब न्यूमेरिकल आएगा तो वहां डेप्रिसिएशन इक्वल टू 100 की जगह कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इक्वल टू 100 लिखा हो। तो बस आपको ये देख के समझ में आना चाहिए कि भाई ये डेप्रिसिएशन के 4 अलग अलग नाम है।
समझ में आ गया? अच्छा, जो बातें मैं अपनी आपने की, आपने और मैंने दोनों ने मिलके करी, उन बातों में कुछ अजीब लगा? क्या इन बातों में कुछ ऐसा लगा जो आप बोलो कि सर ये तो बिल्कुल ही नई कुछ चीज़ बता दी? नहीं ना, सब कुछ बहुत आसान ही था ना। क्या आप ये कह रहे हो कि ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन हटा दें तो नेट वैल्यू आती है? ये बात आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगती? नहीं सर, कैसे अजीब लगेगी? खरीदते समय कोई कीमत थी, 2 साल आपने यूज़ करा, उसकी कीमत हट गई, बची हुई कीमत नेट वैल्यू। अगर आपको ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी है, तो खुद के लिए तालियाँ बजा दो, क्योंकि ये पहला फ़ॉर्मूला है आपके नेशनल इनकम के एग्रीगेट का। क्या फ़ॉर्मूला है? इसको मैं ज़रा लिख देता हूँ ढंग से। किसी भी चीज़ की अगर आपको ग्रॉस वैल्यू पता है और आपको उसकी नेट वैल्यू तक पहुँचना है, तो आपको उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको नेट वैल्यू पता है और आपको उसकी ग्रॉस वैल्यू तक पहुंचना है, तो आपको उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन अराइजेस। समझ में आ गया? ये पहला फॉर्मूला है, ये मेरा तरीका है लिखने का फॉर्मूले को, इससे आप कभी भी फॉर्मूले को भूलेंगे नहीं। समझ में आ गया? एक बार जोरदार तालियां बजा दो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए, अब इन सबको भूलते हैं। चलो, मान लेते हैं कि एक सामान है जो कि 8 रुपए में बना है, ठीक है सर, जिसको आपने 10 रुपए में बेच दिया, और सेलिंग प्राइस। और मैं आपसे सिंपल भाषा में पूछूं कि सर ये जो बीच के 2 रुपए हैं ये क्या है, और आप मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से बता दो कि सर ये प्रॉफिट है, तो मैं आपको उससे भी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आप बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, इसको समझते हैं। एक चीज ध्यान से समझना, ये याद करो। चलो, अपन ने ना पहली वीडियो में और दूसरी वीडियो में एक चीज पढ़ी थी, याद दिलाना अगर मुझे तुम्हें याद आ रहा है तो। याद आ रहा है क्या कुछ? हमने ये बोला था कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और ये उन फैक्टरों को मिलने वाली पेमेंट है। तो आज से अभी से जीवन पर्यंत एक बात जरूर याद रखना कि आपको जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट खर्चे में काउंट किया जाता है। आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी उस सामान को बनाने का खर्चा ही है। कैसे है? उस सामान को बनाने में जहां पे आपने बनाया उस सामान को, उसका रेंट लगा, खर्चा। लोगों ने काम किया, उनको वेजेस दिए, उसी में से काउंट करोगे। आपने कहीं से लोन लिया है, इंटरेस्ट भी उसी में से चुकाओगे। तो जिस बंदे ने वो बनाया है को प्रॉफिट भी उसी में से। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स में कहीं ये शब्द देखने को मिले, फैक्टर कॉस्ट, तो इसका मतलब है उस सामान को बनने में लगा हुआ हर एक प्रकार का खर्चा, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ दैट इंडिविजुअल। उस व्यक्ति ने जिसने उसको बनाया है, जो मालिक है, उसका प्रॉफिट भी खर्चे में ही काउंट किया जाता है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना, वो भी अ पार्ट ऑफ फैक्टर ही है। बोले सर ये तो आपने धोखा दे दिया। अच्छा चलो वापस से अपन इसी एग्जांपल में आए। अब वापस बताओ मेरे को कि अगर सामान 8 में बना है, 10 में बिक रहा है, तो फिर ये बीच के 2 रुपए क्या है? क्योंकि इसी 8 में प्रॉफिट तो पहले ही काउंटेड है। तो अब हम कंफ्यूज हो गए, साहब ये बीच के 2 रुपए क्या है? क्या हो सकता है? खर्चे सारे काउंट हो गए, प्रॉफिट सारे हो गए। एक ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया में जो कि आप माचिस खरीदने से लेकर आपके गाड़ी खरीदने तक, पेट्रोल डलवाने से लेकर उस पेट्रोल में आग लगाने तक, घर बनाने से लेकर उस घर को बेचने तक, हर एक इंडिविजुअल काम में वो आपसे पैसा लेता है। आप कमाओ नहीं कमाओ, वो व्यक्ति हर एक ट्रांजैक्शन में पैसा बनाएगा। भले ही वो उसकी खुद की कंपनी है ही नहीं, भले ही वो एक भी कंपनी नहीं चलाता, फिर भी वो पैसा बनाता है। उस व्यक्ति को कहते हैं हमारी सरकार। और जो ये 8 रुपए से 10 रुपए जो दो है ना, ये कहलाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहलाता है?
नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी सिंपल भाषा में बोले तो जीएसटी। क्या कहलाता है? जीएसटी, जो सरकार के पास जाएगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काउंट नहीं होता है, बल्कि सरकार के पास चंदा चलाया जाता है ताकि हम भारत में अपना सामान बेच सके। तो पहले दो कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर जीएसटी पे आते हैं। पहला, फैक्टर कॉस्ट, जिस अमाउंट पे वो सामान बना है उसको बनाने का खर्चा, इंक्लूडिंग दैट प्रॉफिट, मतलब ये सारी चीजों का खर्चा। मार्केट प्राइस, जिस पर वो बिक रहा है, मैं बोलूं 8 में बना है 10 में बिक रहा है, ये हो गई फैक्टर कॉस्ट, ये हो गई मार्केट प्राइस। जो बीच का 2 रुपया बचाना वो क्या है, उसको समझने के लिए यहां आते हैं। सरकार आपसे पैसे कैसे लेती है? आप कोई भी सामान बेचो, फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये किताब बेचता हूं अमेजोन पे, तो सरकार यहां पे भी आती है। सरकार मुझसे इसमें भी पैसा लेती है, करीब 9%, 18%, 28%, अलग अलग रेट का जीएसटी सरकार अलग अलग चीजों पे लेती है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सरकार पैसा कैसे लेती है, तो आप सबसे पहला रीजन बताओगे कि सरकार हमसे इनडायरेक्ट टैक्स लेती है। एग्जाम्पल के रूप में जीएसटी या एक्साइज ड्यूटी, ये वो टैक्स है जो कि किसी भी चीज के दामों को बढ़ा देता है। अगर वो सामान 8 में बना था, सरकार ने बोला कि मैं 3 रुपए का टैक्स लूंगा इस पे, तो वो सामान बाजार में कितने का बिकेगा? 11 का। पर जरूरी नहीं है कि उस पर सिर्फ टैक्स लगे। अगर वो चीज बहुत ज्यादा जरूरत की है, उस चीज के बिना काम नहीं चल सकता है, गरीब अमीर किसी का भी, तो सरकार कभी कभी उसके ऊपर आपको सब्सिडी दे देती है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि सरकार उसकी वैल्यू कम कर देती है, कह देती है चलो हम हमारी तरफ से थोड़ा सा पैसा दे देंगे। पैसा सरकार देती नहीं है, वो बोलती है हम पैसा दे देंगे। क्या बोले? चलो 1 रुपए हम दे देंगे। अबे 3 रुपए तुम ही ले रहे थे अब तुमने 1 रुपया छोड़ दिया तो भी तुम्हारा 2 रुपया तो फायदा बन ही रहा है। तो सरकार कभी कभी उन चीजों पे सब्सिडी देती है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, वो ट्रैक्टर खरीदता है, सरकार सब्सिडी देती है। आप जो सिलेंडर खरीदते हैं, जो घर में आपके चूल्हा जलता है, तो सिलेंडर खरीदते हैं तो उस पर सरकार आपको सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी अगर सरकार देती है तो उससे किसी भी चीज की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये उसकी कॉस्ट है? सरकार ने 3 रुपए का टैक्स लगाया, इनडायरेक्ट टैक्स, 1 रुपए की सब्सिडी माफ कर दी, बोले चलो कोई बात नहीं, कम ले रहे हैं आपसे। तो कितना हो गया ये? 8 + 2 यानी कि 10, और ये 10 जो है ये क्या हो गया? मार्केट प्राइस। क्या इस इक्वेशन में आपको 1 रुपये 1 पैसे की भी कंफ्यूजन है? नहीं है सर, बहुत आसान है ये तो, इससे आसान हो ही क्या सकता है। तो कमाल की बात है कि आप बिना समझाए, बिना बताए, बिना याद कराए दूसरा फॉर्मूला ऑफ नेशनल इनकम भी सीख चुके हो, जो कि है, यहां लिख दो, अगर आपको किसी चीज की फैक्टर कॉस्ट पता हो तो आप उसके मार्केट प्राइस तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। कैसे? बाय इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं एनआईटी। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये नेट का वर्ड्स का मतलब समझ लो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये है कि सरकार ने टैक्स में से सब्सिडी हटा दी है और जो बचा वो हम सरकार को देंगे। ठीक है, तो यहां 3 - 1 2 रुपए बचे, तो ये हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सिमिलरली मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है तो आपको माइनस करना होगा एनआईटी को, यहां ऐड करना है, यहां माइनस करना है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आसान है, इजी है, सिंपल है। 2 फॉर्मूले हो गए आपके, अब तीसरे आखिरी की बारी है। इतना आसान है ये फॉर्मूले कि आप जब करोगे तो आपको लगेगा ये क्या बचपना है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मान लो आप भूल गए पेपर में कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए एनआईटी को ऐड करना है या माइनस करना है, तो क्या होगा? तो हम कॉमन सेंस लगाए कि सर बना 8 में तो बिकेगा कितने में? 10 में बिकेगा, यानी कि कॉस्ट कम होगी, प्राइस ज्यादा होगी। प्राइस ज्यादा होगी तो इनडायरेक्ट टैक्स तो जुड़ना पड़ेगा। ज्यादा कैसे होगा? जब जुड़ेगा। तो कॉमन सेंस लगा के हम जवाब निकाल सकते हैं, पर वो बताने के लिए आपको फैक्टर कॉस्ट का मतलब, मार्केट प्राइस का मतलब, एनआईटी का मतलब पता होना चाहिए। चलिए तीसरा, अगर मैं आपको बोलूं, देखो भारत का नक्शा बहुत बेहतरीन है, पर अभी बनाएंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, भारत हमारी दुनिया है, इसलिए गोल है। ठीक है, यहां पर कुछ भारतीय रहते हैं। ठीक है, एक और भारतीय बना देते हैं बढ़िया सा। अब देखो ड्राइंग पे मत जाना यार। और भारतीयों के साथ साथ यहां कुछ नीले काले पीले, मतलब आउट ऑफ इंडिया वाले लोग रहते हैं। ये बाकी दुनिया है।
जिसमें विदेशी रहते हैं और कई इंडियंस भी होते हैं जो विदेश में जाके रहते हैं। बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपको बोलूं कि भारत में रहने वाले लोगों की कमाई कैलकुलेट करो, क्या बोला मैंने? भारत में रहने वाले लोगों की कमाई कैलकुलेट करो, तो आप इन दोनों में से क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये भारत है, इसके अंदर रहने वाले लोग ये हैं, चाहे इंडियन हो, अमेरिकन हो और कहीं चाइना के हो, जापान कहीं के भी हो, अगर इंडिया के अंदर रह रहा है और आपने मुझे बोला है कि भारत के अंदर रहने वाले लोगों की इनकम काउंट करो, तो सर उनमें तो सब आ गए। ये कहलाता है हमारी डोमेस्टिक इनकम, ये नेशनल इनकम नहीं कहलाता, ये राष्ट्रीय आय नहीं कहलाता। सुन लेना, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि भारत में रहने वाले लोगों की इनकम काउंट करो, तो भारत में तो कोई भी रह सकता है, कोई भी रह रहा होगा, सबकी इनकम काउंट कर लो। पर अगर मैं आपको बोलूं कि भारत के वासियों की इनकम काउंट या भारत के लोगों की इनकम काउंट करो, इंडियंस की इनकम काउंट करो, इंडियंस की इनकम काउंट करो, तो आप क्या बोलोगे? कैसे करोगे मुझे बताओ? क्या ये लिखोगे इंडियंस की इनकम? क्या ये लिखोगे इंडियंस की इनकम? तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इंडियंस 3 यहां दिख रहे हैं हमें, 2 इंडियंस यहां दिख रहे हैं मुझे, 3 तो भारत के अंदर ही है, 2 भारत के बाहर है और ये 2 अमेरिकन भी हैं, तो सर गड़बड़ हो गई ये तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो डोमेस्टिक है, यानी इन पांचों की, इसकी तो मुझे पता चल गया ना पहले से, भारत के अंदर रहने वाले इन पांचों की इनकम में से हटा देते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इनकम, ये दोनों को भगा दो, और इधर से जो 2 वाले हैं इंडियंस आउटसाइड इंडिया, इनको अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे भारत की टोटल इनकम, भारतवासियों की इनकम, भारतीयों की इनकम पता लग जाएगी। बोलो हाँ, एक बार देखो वापस मैंने क्या किया। मैंने आपको बोला कि इंडियंस की इनकम कैलकुलेट करो, तो इंडियंस इंडिया के अंदर भी रह सकते हैं, इंडिया के बाहर भी रह सकते हैं। तो एक तरीका तो था भाई चुन चुन के पकड़ो, तू इंडियन है आजा तेरी इनकम, तू बाहर का नहीं तेरी हटा, ऐसे करो। या फिर दूसरा थोड़ा समझदार तरीका अपन ने निकाला, क्या करा? डोमेस्टिक भारत में रहने वाले बोले इंडिया, इंडिया के अंदर कौन है, बोले सब है, सबको लाओ, ठीक है तुम लोग भगो। अब यहाँ से जो वो हैं जो इंडिया के बाहर जाने वाले हैं वो यार रुको, बाकी सब भागो, ठीक है? तो भैया जो बाहर वाले उनकी देखे, अच्छा तुम लोग चलो हटो, तो इनको हमने हटा दिया, आरओडब्ल्यू मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया के बाहर कितने भारतीय गए हैं उनकी इनकम जोड़ दी, तो हमारे को पता लग गई टोटल भारत के लोगों ने कितना कमाया। समझ में आ गई ये बात? इसको अगर फॉर्मूले के बेस में लिखें तो बेटा इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से कमाई हुई फैक्टर इनकम, मतलब इन दोनों की, और इन दोनों की कमाई को बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब कमा के अब्रॉड भेज दी हमने। अब यहां पहले माइनस है फिर प्लस है, तो इसको सीधा कर देते हैं, प्लस वाले को आगे ले आते हैं, माइनस वाले को यहां ले आते हैं, और इनको कंबाइनली बोला जाता है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोला जाता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है? यानी कि टोटल हम बाहर से कितना कमा के लाए, इनमें से इंडियन वालों की माइनस कर दी, ठीक है? तो इसको फॉर्मूला देख लेते हैं, ये रहा इसका फॉर्मूला, एनएफआईए फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब भारत के बाहर के लोगों की इन दोनों की कमाई, इसमें से पेड टू अब्रॉड, इन ये तो जो भाग के ले गए उसको माइनस करा, आपका एनएफआईए आ गया, ठीक है? ये याद रखना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। हो सकता है कि आप ज्यादा कमा के लिए आए हो, यहां के लोग कम ले गए हो, कम कमा के लाए हो, यहां के लोग ज्यादा ले गए हो, या बराबर हो, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है? अब अगर यहां पे अपन बात करें तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल कर आया बेटा, डोमेस्टिक
इसमें अपन ने NFIA जोड़ा, NFIA मतलब फ्रॉम -2। तो हमारे पास क्या आ गया, नेशनल, और नेशनल में से डोमेस्टिक हटा दिया, तो नेशनल में से NFI हटा दिया, तो क्या आया, डोमेस्टिक। ये 3 बेसिक एग्रीगेट आपको अपने दिमाग में हमेशा बिठा के रखने हैं। पर अभी भी एक सवाल है जो कि अनआंसर्ड रह जाता है, सर ये 3 एग्रीगेट जो है, या 3 ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे काम क्या आएंगे? तो चलो आपको काम याद दिलाते कैसे है। आपने बचपन में एक चीज जरूर पढ़ी होगी, GDP। क्या मतलब होता है उसका? मतलब पूछा मैंने, फुल फॉर्म कौन बता रहा है मेरे को? क्यों आ रहा है मेरे पास की फुल फॉर्म बता रहे हो तुम? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है जीडीपी का मतलब, फुल फॉर्म मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पर क्यों आप जीडीपी को ग्रॉस बोलते हो, जी को ग्रॉस क्यों बोलते हो? यही है ना तुम्हारे जीडीपी का मतलब? सर जी का मतलब ग्रॉस, ये डोमेस्टिक, ये प्रोडक्ट, क्यों भाई? डी को डोमेस्टिक क्यों बोलते हो तुम, डॉन क्यों नहीं बोलते है जी? पी को प्रोडक्ट क्यों बोलते हो, कुछ और पागल क्यों नहीं बोलते? तो यहां पर जो अभी अपन ने इस पूरी क्लास में पढ़ा ना, उसका सार है। सार ये है कि नेशनल इनकम के जितने भी एग्रीगेट्स होते हैं, एग्रीगेट्स मतलब जो भी टर्म यूज की जाती है, वो इन 4 तरीके से यूज की जाती है। पहले तरीके यानी पहली प्लेस पे 2 चीजें आ सकती हैं, या तो आएगा इसमें जी, या आएगा इसमें एन। जी आता है तो उसका मतलब होता है ग्रॉस, एन आता है तो उसका मतलब होता है नेट। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन वापस ऐड करना पड़ता है, ये अपन ने पढ़ लिया। तो जो ये पहला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, उसका मेन मकसद ये था कि जो ये एग्रीगेट हम बना रहे हैं, इस एग्रीगेट में अपन घूम सके। जो दूसरी जगह होती है, ये भी 2 लोगों के लिए फिक्स होती है, या तो इस पे आएगा डोमेस्टिक का डी, या फिर इस पे आएगा नेशनल। और आपने और मैंने अभी अभी एक एग्रीगेट पढ़ा है कि डोमेस्टिक से नेशनल के लिए NFIA को जोड़ना पड़ता है, और नेशनल से डोमेस्टिक के लिए NFIA को माइनस करना पड़ता है। तीसरी जगह फिक्स होती है पी के लिए, इस पे कुछ और नहीं आता, इसका बस एक ही मतलब होता है, प्रोडक्ट। चौथी जो जगह है, जो थोड़ी सी नीचे सरकी हुई है, इस पे 2 चीजें आ सकती हैं, या तो इस पे आता है बेटा फैक्टर कॉस्ट, या फिर इस पे आता है बेटा मार्केट प्राइस। और अभी अभी अपन ने इन दोनों में घूमने का रास्ता ढूंढ लिया है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए आपको NIT माइनस ऐड करना पड़ता है, और यहां के लिए NIT माइनस करना। तो जो आप बचपन से जीडीपी बोल रहे हो ना, वो जीडीपी इसलिए है क्योंकि ये जीडीपी एक एग्रीगेट होता है नेशनल इनकम निकालने का, और जितने भी एग्रीगेट आप पढ़ सकते हो, वो सारे एग्रीगेट यही समाये हैं। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि मतलब बताओ NNP का, तो आप क्या बोलोगे? पहली स्पेस पे N मतलब नेट, दूसरी स्पेस पे N मतलब नेशनल, और P मतलब प्रोडक्ट। अब ये कहां पर है? कॉस्ट पे काउंट कर रहे हो, प्राइस पे काउंट कर रहे हो, टैक्स लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, इसके लिए यहां पर नीचे इस पे लिख देते हैं FC या फिर MP। SC मतलब एट कॉस्ट एंड MP मतलब एट प्राइस। समझ गए? तो अब तक आप जो जीडीपी पढ़ रहे थे, उसका मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऐसे था। अब आप बहुत सारे एग्रीगेट अपनी इच्छा से निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं बोलता हूं इस पे जी रखते हैं, इस पे डी रखते हैं, पी तो है ही, और MP रख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNP MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, पहले पे नेट ही आएगा, पहले पे नेशनल नहीं आ सकता, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सर क्या बात है, बहुत सारे एग्रीगेट हो गए, ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे, टोटल 8 बनेंगे। आप कुछ भी कर लो, परमोटेशन कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बनेंगे, इससे ऊपर नहीं बनेंगे, चाहे तो कोशिश करना। सर समझ गए। पर एक आखिरी बात, सर ये बनाना, ये बनाना तो आप ऐसे ही बता सकते थे, फिर फॉर्मूले क्यों बताए?
हमने फॉर्मूले इसलिए बताए हैं क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि सर जीडीपी एमपी 1000 है, डेप्रिसिएशन 200 है, तो ये बताइए जरा एनडीपी एमपी कितना होगा, कितना होगा? ठीक है, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से पहली प्लेस को पकड़ो, ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, डेप्रिसिएशन कितना है 200, सर माइनस 200 कर दो। डोमेस्टिक और डोमेस्टिक तो पहले ही सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट पहले ही सेम है, मार्केट प्राइस पहले ही सेम है, जो पहले सेम है उनको तो बदलना ही नहीं है, जो सेम नहीं है उनको छेड़ देना है। और छेड़ना कैसे है, वो ये रहा, काम हो गया खत्म। समझ में आ गया, क्लियर है? तो बालक इसलिए अपन ने सारे फॉर्मूले देखे और इसलिए इन फॉर्मूले को समझा। कल की क्लास में जरूर आना, अगर यहां तक मौजूद हो तो कल आना कंपलसरी है, क्योंकि कल हम इन फॉर्मूले से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे 6 क्वेश्चन इन टोटल लेके आए हैं। ये क्वेश्चन भी हम हमारी पुस्तक से लेकर आए, चिंता करने की कोई जरूरत की बात नहीं है। तो कल मिलते हैं सेम प्लेस सेम टाइम पे, कोई दिक्कत कोई परेशानी जरूर बताएं। टिल देन मालको कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।